हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिसलिनियस टॉपिक, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा। तीन टॉपिक ऐसे हैं आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में जो दिए हैं। पहला है स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे। इनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से बनाया, जैसे जेडली है, अजय कुमार है, जिसमें से अक्षर क्या करता है, आरपीएससी क्वेश्चन देता है। तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो जनरली अब ये जो नोट्स हैं इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा हैं जो आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, अपन को मेनली किन किन के बारे में पढ़ना है। एक तो मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। इसके अलावा अपन लोग कोबाल्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक मैग्नीज के बारे, मॉल्डन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 6 एलिमेंट हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो स्कूल एजुकेशन में आ रखे हैं। ये 2012 में है, 22 में है, 18 में है, 15 में है और 13 में है। सेम संस्कृत एजुकेशन के क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, पहला है बल्क एलिमेंट्स जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपको याद रखने कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये वाली याद रखने की चीज़ है। ट्रेस जो इनसे कम मात्रा में पाए जाते हैं या फिर जो नीड होते हैं बॉडी को, वो कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर एंड जिंक। तो ये भी क्या करना है आपको, याद करना है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अल्ट्रा ट्रेस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, याद रखो मत रखो। ये इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अपने यूज़ आते हैं और भंडारण में। तो पहला है साइटोक्रोम। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट साइटोक्रोम में है। तो हमको पता होना चाहिए साइटोक्रोम में कौन होता है, Fe। आयरन सल्फर में कौन होता है, Fe। कॉपर ब्लू में कौन होता है, कॉपर। तो इसमें याद क्या करना है, कौन सा एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है डाई ऑक्सीजन परिवहन। जो O2 है उसका परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में कौन करता है और साथ में स्टोरेज भी कौन करता है। तो पहला हीमोग्लोबिन हम सब जानते हैं, मायोग्लोबिन हम सब जानते हैं। एक नया टर्म है एम्ब्रिथ्रिन, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन होता है, आयरन। और एक है हीमोसाइनिन, इसमें कौन होता है, कॉपर। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके लिए नया टर्म है, आपने पहले नहीं सुना होगा। तो हीमोसाइनिन में कौन होता है, कॉपर। जैविक प्रणाली में अपन सबको पता है सार सबसे बहुत कैसे याद करते हैं, CHON। कैसे याद करते हैं, चौन, CHON। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम मैग्नीशियम से। तो क्या करता है, जो एनिमल सेल्स की कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रित होता है। मतलब कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम आयन ज़्यादा, इनसाइड द ब्लड सेल्स। जबकि जो कैल्शियम है वो कहाँ पाया जाता है, बाहर, आउटसाइड द ब्लड सेल्स। किसमें, तरल पदार्थों में, बॉडी फ्लूइड्स में। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बॉडी फ्लूइड्स में कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से तो कौन पाया जाता है, कैल्शियम। लेकिन ब्लड सेल्स में, कोशिकाओं में कौन पाया जाता है हमारा, मैग्नीशियम। डिफरेंस याद रहेगा। तो मैग्नीशियम रहेगा इनसाइड द सेल, कैल्शियम रहेगा आउटसाइड द सेल। जब भी हमारी ऊर्जा की बात आएगी तो हमारे दिमाग में कौन सा आयन आना चाहिए, मैग्नीशियम। क्या करता है ये आयन, एटीपी के साथ एक जटिल यौगिक बनाते हैं तथा फॉस्फोहाइड्रोलेस एंड फॉस्फोट्रांसफरस के घटक होते हैं। ये दो क्या है, हमारे एंजाइम्स हैं मान लीजिए। तो इनमें कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो यहाँ याद रखने वाली क्या चीज़ है, क्वेश्चन पूछेगा फॉस्फोहाइड्रोलेज एंड फॉस्फोट्रांसफरस में कौन सा आयन पाया जाता है, तो कौन सा आयन पाया जाता है हमको याद रहेगा, मैग्नीशियम +2 आयन पाया जाता है। अभी मैंने बताया क्या करता है, जो एटीपी और ऊर्जा मुक्ति से संबंधित अभिक्रियाओं के लिए एंजाइम होते हैं। तो ये दोनों एंजाइम किस में काम आते हैं, एटीपी से संबंधित। तो जब भी ऊर्जा का नाम आएगा क्या दिमाग में आना चाहिए, मैग्नीशियम। और अगर ऊर्जा या मैग्नीशियम क्या दिख जाएगा, फॉस्फोहाइड्रोलेज और फॉस्फोट्रांसफरेज दिख जाएगा, तो भी क्या दिमाग में आना चाहिए, मैग्नीशियम आयन। वे तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से आवोगे को संरचना के लिए भी आवश्यक है। जो अपन अभी पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम भी क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमको पता ही किस में होता है, ये हरे भाग में फ्लोरोफिल। किसमें, हरे भाग में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो आयन पाया जाता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये दो, इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। देखिए, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, पोरफायरिन रिंग के साथ Mg+2 का कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हमको याद रखना है पोरफायरिन रिंग, जिसमें से एक पायरोल रिंग को कम किया गया है। ये शायद गलत है, जिसमें से एक पायरोल रिंग को कम नहीं करते हैं, एक डबल बॉन्ड को कम करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप।
एक पायरोल रिंग को क्या करते हैं यहाँ पे हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ है ये। तो पायरोल रिंग तो वही रहेगी, देखिए ये इसको पायरोल रिंग बोलते हैं। ये क्या है हमारा पायरोल, तो कितने पायरोल है, 4 पायरोल है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, इस पायरोल में कितने डबल बॉन्ड है, 1 2, इसमें 1 2, ये इधर भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंजुगेशन में। लेकिन इस वाले में कितने हैं, सिर्फ 1। और जो असली पोरफायरिन रिंग होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, तो जो असली पोरफायरिन रिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक और डबल बॉन्ड होता है। लेकिन क्लोरोफिल के केस में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसलिए एक द्विक कम बंध कम होने वाली पोरफायरिन को क्या कहते हैं हम, क्लोरीन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रिंग क्लोरोफिल में पाई जाती है, तो आपको क्या याद रखना है, कौन सी रिंग पाई जाती है, क्लोरीन। इसलिए क्लोरोफिल Mg+2 तथा प्रतिस्थापित क्लोरीन का मिश्रण है। इसलिए जो क्लोरोफिल है वो किस किस का मिश्रण है, Mg+2 एंड साथ में कौन सी रिंग है हमारी, क्लोरीन रिंग। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर क्लोरीन ऑप्शन में नहीं दिखता है तो क्या करके आना है, पोरफायरिन। और अगर क्लोरीन ऑप्शन में दिख गया तो क्या करके आओगे आप सब लोग, क्लोरीन, ठीक है। चलिए, क्या है, एक चपटी विषम चक्रीय कार्बनिक विलय प्रणाली के केंद्र में होता है, जिससे क्या कहा जाता है, पोरफायरिन कहा जाता है। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि मैग्नीशियम एक केंद्र के सेंटर में होता है, किसके, पोरफायरिन के, जिसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु मैग्नीशियम से बंधे होते हैं। देखिए कितने परमाणु बंधे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने परमाणु नाइट्रोजन बंधे हुए हैं, 4 नाइट्रोजन परमाणु मैग्नीशियम से बंधे होते हैं। किसमें यूज होता है ये, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, लाइट में को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये क्लोरोफिल के साथ मजबूती से बनता है। अब देखिए, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, वैसे सेकंड ग्रेड में तब पूछता नहीं है कि हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम+2 को ही क्यों यूज़ कहते हैं, इसके जगह कोई और आयन क्यों यूज़ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोरोफिल के साथ मजबूती से बंधता है तथा वृहद चक्र को काफ़ी कठोर बनाए रखता है, जिससे तापीय कंपन द्वारा ऊर्जा का क्षय आसानी से नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि एक तो क्या करता है, मजबूती से बंधता है, और तथा जो मैक्रोसाइकिल है उसको क्या करता है, काफ़ी कठोर बनाए रखता है। तो यहाँ से किसका क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, असर्शन रीजनिंग, कथन और कारण का ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी बना सकता है। तो इसमें 3 चीज़ें याद करने की, एक तो किस में भाग लेता है ये, ऊर्जा में, कि कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में, और कौन सी रिंग होती है, क्लोरीन या फिर पोरफायरिन में, ठीक है। मैग्नीशियम में इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट है कैल्शियम, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है आरपीएससी इससे। कहाँ पे होता है प्रमुखतः, हड्डियों में होता है, बोन्स में, और टीथ दांत का घटक है। किसका घटक है ये, हड्डियों का एंड दांत का। तो देखिए हड्डी और दांतों में कौन पाया जाता है, एपेटाइट, फॉर्मूला पूछ सकता है एपेटाइट का, याद रखना है, कैल्शियम PO4 का होल ट्वाइस। या फिर दांतों की इनेमल में, अपन सबने पढ़ा है दांतों में कौन सा केमिकल होता है, इनेमल, और जिसका क्या नाम है, फ्लो एपेटाइट। इसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि इस दांतों में क्या होता है, तुमको याद रखना चाहिए इनेमल, और इनेमल का मेन कंस्टिट्यूएंट फिर सबसे मुख्यतः जो आयन पाया जाता है वो कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए याद रखना है हड्डी और दांत, ठीक है। इसके रोल क्या क्या है, तंत्रिका मांसपेशी कार्य, इंटरन्यूरॉन संरचन, कोशिका झिल्ली की देखभाल, रक्त का थक्का बनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है आरपीएससी कि रक्त का थक्का बनने में किस आयन की जरूरत होती है, तो किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की, ठीक है। मांसपेशियों के कामकाज में नियामक भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन यूज होता है, हमारा कैल्शियम। क्या इसमें क्या बोलेंगे इसको, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन यूज होता है, हमारा कैल्शियम। देखिए क्या होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम होता है हमारे मसल्स में, मान लीजिए क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसको किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में, किसकी मदद से, कैल्शियम। फिर क्या करता है, थ्रोम्बिन ही किसको कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से। इस तरह से क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमको इसमें क्या याद रखना है, एक तो कि कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, हड्डी और दांतों में, किस में यूज होता है, रक्त का थक्का बनने में, और किस में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा कैल्शियम+2, ठीक है। मांसपेशियों के संकुचन में, ये भी याद रखना है, अभी पढ़ ही लिया हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और हृदय की नियमित धड़कन को बनाए रखने के लिए, हार्ट बीट को बनाए रखने के लिए भी कौन यूज में होता है, हमारा
कैल्शियम। फॉर रेगुलर हार्ट बीट, क्या देखेंगे हम, फॉर रेगुलर हार्ट बीटिंग, इसके लिए कौन यूज होता है हमारा, कैल्शियम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऐसे हार्मोन है जिनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम। पहला है कैल्सिटोनिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। और दूसरा क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो देखिए कैल्शियम में कितना से याद रखना है हमको, एक तो हड्डी और दांतों में पाया जाता है, किसमें यूज होता है, रक्त का थक्का बनने में, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाने में, रेगुलर हार्ट बीटिंग में, और किस में होता है ये, कैल्सिटोनिन में। इतना से याद रहेगा आपको। देखिए रिकेट्स हमने पढ़ा है किस वजह से होता है, विटामिन डी का निम्न स्तर। अगर विटामिन डी कम हो जाएगा बॉडी में तो क्या हो जाएगा, आपको रिकेट्स हो जाएगा। या फिर किसकी वजह से भी होता है, कैल्शियम का अपर्याप्त सेवन के कारण, या फिर फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के अपर्याप्त सेवन के कारण भी क्या होता है, हमारा रिकेट्स होता है। ठीक है। एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, सबने सुना है, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको हो जाती है, किसकी वजह से होती है, हड्डियों का विखनिजीकरण, डीमिनरलाइजेशन की वजह से। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, ये पढ़ते हैं अपन। और कैल्शियम किसमें होता है, हड्डियों में होता है। तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है हमारी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये थी कहानी आपकी कैल्शियम की। अब सब आएंगे हमारे आयरन, Fe, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर से पूछे गए। जैविक प्रणाली में आयरन के विभिन्न रूप, किन किन टाइप्स में कौन आयरन पाया जाता है। पहला है हीमोग्लोबिन, सबको पता है, क्या करता है ये, रक्त में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में क्या करता है, ये O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा है मायोग्लोबिन, ये अपन को पता है, ऑक्सीजन भंडारण, O2 स्टोरेज कौन करता है हमारा, मायोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट। साइटोक्रोम, अभी मैंने बताया था ऊपर, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन वाहक, क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें पढ़ा होगा आपने साइटोक्रोम A B C। ठीक है। फोर्थ है पैराडॉक्सिन, ये किस में करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। ठीक है। फिफ्थ है फेरेटिन और ट्रांसफिन, किस में काम करता है, Fe के भंडारण और अपमार्जन। ठीक है। किस में पाया जाता है, ये पशुओं में, ये भी याद रखना है। तो Fe के भंडारण और अपमार्जन में कौन यूज होता है, फेरेटिन। ये नया है आपके, अभी तक पूछा नहीं आरपीएससी ने, इस बार पूछ सकता है। हमेशा पूछता है, वाहक पूछता है, भंडारण पूछ चुका है, वाहक पूछ चुका है, लेकिन आज तक ये नहीं पूछा है इसने कि Fe का भंडारण कौन करता है। तो ऑक्सीजन का भंडारण तो समझ में आता है हमको कि मायोग्लोबिन करता है, लेकिन Fe का भंडारण कौन करता है, फेरेटिन और ट्रांसफेरेटिन, इंपॉर्टेंट। ठीक है। लास्ट है नाइट्रोजिनेज, अपन ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिव बैक्टीरिया, जिसमें हम जो N2 है उसको किस में कन्वर्ट करती है, NH3 में। तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। N2 को NH3 में कन्वर्ट करने के लिए किसका एंजाइम का यूज होता है, नाइट्रोजिनेज। उसमें भी क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। डाइनाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया में एक एंजाइम के रूप में, जब N2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, NH3 में, तो एक एंजाइम होता है, इसका नाम है नाइट्रोजिनेज, इसमें पाया जाता है। इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होता है FeMO को फैक्टर, और एक होता है Fe फैक्टर। तो आपको क्या रखना है कि Fe किस में पाया जाता है, हमारे नाइट्रोजिनेज। पढ़ लिया अपनी आयरन पॉरफायरिन प्रोटीन। तो देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयरन पॉरफायरिन, एक होता है नॉन हीम आयरन प्रोटीन। तो देखिए जब भी नाम क्या आएगा, आयरन पॉरफायरिन, अभी हम ऊपर पढ़ के आए पॉरफायरिन रिंग, तो Fe प्लस पॉरफायरिन रिंग, Fe प्लस पॉरफायरिन रिंग मिलके क्या बनाते हैं आपका, हीम, HEAM, या इसको लिख लो हीम, HEM। ठीक है। तो जब भी आपका नाम क्या दिख जाए, हेम या फिर हिम, तो इसका मतलब क्या है, उसमें Fe भी प्रेजेंट होगा, और कौन सी रिंग भी प्रेजेंट होगी, हमारी पॉरफायरिन रिंग भी प्रेजेंट होगी। तो देखिए एग्जांपल क्या है, आयरन पॉरफायरिन बोलो या फिर क्या बोलते हैं इसको, हेम प्रोटीन्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और हेम प्रोटीन्स। ठीक है। आयरन पॉरफायरिन को हम बोल सकते हैं हेम प्रोटीन्स। और दूसरे कौन से हो गए, नॉन हेम आयरन प्रोटीन, इनमें क्या नहीं होता, पॉरफायरिन रिंग नहीं होती है। ठीक है। तो जब भी नॉन हेम नाम आ जाएगा मतलब क्या है, उसमें पॉरफायरिन रिंग नहीं है। हेम में पॉरफायरिन रिंग होती है, नॉन हेम में पॉरफायरिन रिंग नहीं होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हेम प्रोटीन कौन कौन से हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम 450, एग्जाम्पल याद रखना है। वहीं जो नॉन हेम आयरन प्रोटीन है उनमें कौन कौन से हैं, ट्रांसफेरिन, फेरिटिन एंड हीमोसाइड्रिन। तो इन दोनों के क्या करना है, आपको एग्जाम्पल याद करना है। डिफरेंस समझ में आ गया, हेम में और नॉन हेम में, इसमें पॉरफायरिन होगा, इसमें पॉरफायरिन नहीं होगा, सीधा सा याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए किसकी बात करेंगे अब, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 ग्राम होता है, याद रखने वाली चीज़ नहीं है।
इनमें से जो 70% है वो किसमें होता है, रक्त कोशिकाओं में, और बाकी किसके रूप में होता है, फेरिटिन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है। कार्य क्या है, फेफड़ों में डाइऑक्सीजन ग्रहण करना, O2 ट्रांसपोर्ट। क्या करता है ये, O2 ट्रांसपोर्ट करता है, और O2 को किस में रिसीव करता है, ये लंग्स में रिसीव करता है। ठीक है। O2 को लंग्स में रिसीव करने के बाद क्या करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है किस में, बॉडी में। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। चलिए इसकी संरचना के बारे में पढ़ें तो किससे बना होता है ये, 4 उपिकाइयों से। इसके पास क्या होती है, 4 सब यूनिट्स होती है, जिसमें से 2 अल्फा होती है, 2 बीटा। अल्फा में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 141 पूछ सकता है। ठीक है। और वहीं बीटा में कितने होते हैं, 146। देखिए 4 यूनिट है, ये अल्फा एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, तो कितनी होगी, 2 बीटा और 2 अल्फा। एक अल्फा चेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ये मान लीजिए एक अल्फा का ये। ठीक है। देखिए तो एक अल्फा का स्ट्रक्चर दिखाया गया ये वाला। ठीक है। तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो मतलब इस प्रकार से कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास कितने हैं, 4 Fe हैं, और 4 Fe हैं तो वो कितने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा, 4 O2 के। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल या फिर हाउ मैनी O2 कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4। कोई भी एक करके नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट है, और हर एक यूनिट के पास कितनी है, एक Fe, तो 4 सब यूनिट के पास 4 Fe, और एक Fe क्या आता है, एक O2 ट्रांसपोर्ट करता है, तो 4 Fe कितने O2 ट्रांसपोर्ट करेंगे, 4 O2। देखिए प्रत्येक उपकय में मैंने बोला पारफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है, हीम, जिसमें क्या होता है, हीम को क्या बोलते हैं हम, Fe+2+ 4 परमाणु से बंधा होता है। तो इस Fe और इस पूरी पोरफायरिन रिंग को मिला के हम क्या बोलते हैं, हीम। ठीक है। और अगर पोरफायरिन रिंग नहीं हुई तो उसको हम बोलेंगे नॉन हीम। और एक गोलाकार प्रोटीन ग्लोबिन होता है। देखिए चार चार बॉन्ड तो बन गए, 1 2 3 4। एक ऊपर बॉन्ड होता है, एक नीचे बॉन्ड होता है, और नीचे कौन जुड़ा होता है हमारा, ग्लोबिन प्रोटीन। क्या जुड़ा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। और ग्लोबिन प्रोटीन भी किससे जुड़ा होता है हमारा, नाइट्रोजन से। ठीक है। देखिए जो ग्लोबुलर प्रोटीन है हिस्टिडीन अणु से 5वें, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, हिस्टिडीन। प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टिडीन। और हिस्टिडीन किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन से। परमाणु के माध्यम से प्रोटीन में, हीम में Fe+2 से समन्वित होता है, फिर बॉन्ड बनाता है। ठीक है। Fe+2 के देखे 4 तो ये बन गए, 1 2 3 4 और 5। कौन सी पोजीशन रह गई, 6 पोजीशन रह गई। छठे स्थान पर या तो क्या जुड़ेगा, डाइऑक्सीजन अणु या फिर जल का अणु होता है। अभी मान लीजिए रेस्टिंग स्टेट है, तब क्या मान लीजिए इसमें क्या होगा, H2O। जैसे ही लंग्स में जाएगा H2O निकल जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे हमारा O2। तो इस तरह से जो Fe है वो क्या हो गया, 6 बॉन्ड बनाता है। 4 तो पोरफायरिन से, एक हमारा ग्लोबिन प्रोटीन से, और एक O2 से। याद क्या रखना है इसमें, एक तो जो ग्लोबिन प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, हिस्टिडीन होता है, ये चीज़ याद रखनी है। हीम किसको बोलते हैं, Fe+ पोरफायरिन। ठीक है। देखिए O2 के स्थान पर कभी कभी CO भी जुड़ सकता है, Cn- और PF3 भी क्या कर सकता है, O2 की साइड पर कब्जा कर सकते हैं। और हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए कभी धुआं हो जाता है, हम लोग उसमें रह जाते हैं, तो आपका शरीर नीला पड़ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अब O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा शरीर में, और O2 की जगह अब कौन बाइंड कर जाता है, CO बाइंड कर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सा मॉलिक्यूल बंद बनाता है, तो कौन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से हमारा शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा शरीर O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता। जो ऑक्सीजनत रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 बाइंड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 बाइंड नहीं रहेगा, अपचयित रूप मतलब रिड्यूस्ड स्टेट, जब O2 बाइंड नहीं रहेगा, O2 बाइंड नहीं रहेगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो Fe+2 है वो कैसे रहता है, निम्न चक्रण अवस्था में, लो स्पिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में किस में रहता है, लो स्पिन, तथा प्रति चुंबकीय होता है, क्या होता है, डाई मैग्नेटिक। ठीक है। लेकिन जो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें भी आयरन किस में है, +2। क्या याद करना है इसमें, ऑक्सीडेंट स्टेट याद करनी है, उच्च चक्रण मतलब हाई स्पिन स्टेट। 3 चीज है इसमें, ठीक है, याद करने वाली। और अनुचुंबकीय मतलब पैरा मैग्नेटिक, ये डाया मैग्नेटिक। ठीक है। तो इसमें 3 चीज याद करनी है। पहला कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दूसरा निम्न चक्रण मतलब लो स्पिन होता है, और तीसरा डायमैग्नेटिक होता है। वैसे डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन किस में होगा, +2 में, हाई स्पिन एंड पैरा मैग्नेटिक। एक ये इंपॉर्टेंट कथन है कि पीएच घटने पर हीमोग्लोबिन की O2 के प्रति क्या घटती है, बंधुता घटती है।
जैसे ही पीएच डिक्रीज होगा, मसल्स में क्या होता है, पीएच क्या हो जाता है, लंग्स से लेके आया बॉडी में और क्या किया, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, लंग्स में क्या लेके आया, O2 लेके आया ये, और जैसे ही कहाँ पे आया, मसल्स में आया, मसल्स में क्या हो जाती है, पीएच डिक्रीज हो जाती है, और पीएच डिक्रीज हो जाती है, वैसे ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन O2 को त्याग देता है, और कौन ले लेता है उसकी जगह, यहाँ पे प्रेजेंट मायोग्लोबिन। ठीक है, मसल्स में जो मायोग्लोबिन है वो क्या करता है, O2 को अपने पास पकड़ के रख लेता है। चलिए, ये कहानी किसकी थी, हमारी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। बता ही दिया मैंने कि डाइऑक्सीजन का भंडारण O2 का स्टोरेज कौन करता है, हमारा मायोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इकाइयों में से एक इकाई के समान है। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 इकाई होती है तो उसकी एक इकाई को मान ले तो वो क्या है, मायोग्लोबिन। केवल एक एफी परमाणु होता है, अनुभार याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करना, हीमोग्लोबिन की तुलना में O2 को अधिक मजबूती से बांधता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम कंपेयर करेंगे मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को, तो जो मायोग्लोबिन है वो O2 को अधिक मात्रा में अपने पास क्या करता है, अच्छे से बांध के रखता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो इसमें भी आयरन कैसा होता है, +2 में होता है, उच्च चक्रण हाई स्पिन स्टेट में होता है। एक तो फिर और आयरन किससे बंधा होता है, एक तो पोरफायरिन के 4 बताए थे मैंने, 4 नाइट्रोजन से बंधा होता है, और 5वां बंध कौन सा प्रोटीन है, हिस्टीडीन अणु की इमिडोजल समूह के एन परमाणु से बना होता है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, तो कि Fe सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और कैसा होता है, उच्च चक्रण होता है। ये दो चीज़ याद रखना। तीसरी, ऑक्सीजन का भंडारण करता है। चौथा, हीमोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा अच्छे से मजबूती से बांधता है। ये 4 चीज़ इसमें याद रखनी है आपको मायोग्लोबिन। ठीक है, फेरिटिन क्या करता है, मनुष्य अपने पाचन तंत्र में भोजन से लोह तत्व को इस Fe सेकेंड के रूप में अवशोषित करता है। जैसे आपने कुछ खाना खाया, तो अब जो हमारा बॉडी है या जो हमारी शरीर है वो क्या करेगा, आयरन को +2 के रूप में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, फिर फेरिटिन कहाँ पाया जाता है, प्लीहा, स्प्लीन, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, बोन मैरो में। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, बोन मैरो, याद रखना है, स्प्लीन एंड लीवर। तो 3 जगह कौन पाया जाता है, हमारा फेरिटिन, बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, प्लीहा, यकृत और अस्थि। अब देखिए क्या होगा, जो Fe+3 आयन है भोजन से गैस्ट्रिक एसिड द्वारा प्रदान किए गए अम्लीय माध्यम से निकलता है। मान लीजिए आपके पेट में HCl है, ठीक है, आपके पेट में क्या है, HCl है, तो जो Fe+2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में। किसके वजह, जो हमारा गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से क्या करता है, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 आयन में। इसे Fe+2 में अपचयित किया जाता है, जो मानव शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्ब किसके रूप में करेगा, Fe+2 के रूप में। ठीक है, एब्जॉर्ब किसके रूप में किया, Fe+2 के रूप में। ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले Fe+3। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट Fe+3 में ही पॉसिबल है, Fe+2 में पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करता है, जो हमारा एसिडिक मीडियम है वो Fe+3 को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+2 को, और ये क्या हो जाता है, अब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, अभी याद से वित्ता से रखना है, फेरिटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, और Fe को हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, फेरिडॉक्सीडेज एंजाइम शरीर में इसके परिवहन के लिए Fe सेकेंड रूप को Fe रूप में परिवर्तित करता है। मैंने कहा था कि Fe+2 के रूप में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बॉडी में, किसके रूप में होगा, Fe+3 के रूप में। तो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के कौन सा एंजाइम हमारे पास, फेरॉक्सीडेज एंजाइम मौजूद है। देखिए Fe+2 है, फेरॉक्सीडेज एंजाइम वर्क करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। Fe+3 किस स्टोरेज होता है, फेरिटिन में, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। तो अगर हमको Fe+ को भंडारण करना है Fe का, तो किसके रूप में भंडारण होता है, वो फेरिटिन के रूप में भंडारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफेरिन। ये क्या होता है, गैर हिम प्रोटीन है, इसमें पोरफायरिन नहीं होती है। फेराडॉक्सिन, ये भी कैसा है, गैर हिम आयरन प्रोटीन है, ऊपर बताया था मैंने। किस में होता है ये, पौधों और बैक्टीरिया में, किसके रूप में काम आता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन काम आता है, हमारा फेरिडॉक्सिन। ट्रांसफेरिन पढ़ लिया हमने, और यहाँ से क्या पढ़ लिया, हमारा फेरिटिन। तो फेरिटिन क्या करता है, स्टोर करता है, ट्रांसफेरिन क्या करता है, हमारा जो आयरन है उसका स्थानांतरण करता है। हो सकता है फेरिटिन और ट्रांसफेरिन में अंतर, फेरिडॉक्सिन पौधों में होता है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है। एक नया है हेम्ब्रिथिन पढ़ना है, ये भी कैसा होता है, गैरिम होता है, जो किस में पाया जाता है, समुद्री कीड़ों में ऑक्सीजन वाहक के रूप। क्वेश्चन पूछे, बॉडी में तो कौन करता है, हमारा हीमोग्लोबिन, और जो कीड़ों में है उनको कौन करता है, हेम्ब्रिथिन।
देखिए O2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, O2 ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो कौन करता है हमारा हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल मान लीजिए या फिर इनवर्टिब्रेट्स समुद्री कीड़े, इनमें कौन करता है हमारा हेमरिथ्रिन। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल याद रखने की। O2 ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस में कौन करता है मायोग्लोबिन, और जो समुद्री कीड़ों में कौन करता है हेमरिथ्रिन। कितनी उपइकाइयों से बना होता है 8। इनमें कितनी उपइकाई होती है 8। डीऑक्सी हेमरिथ्रिन कौन सा है डीऑक्सी में, तो क्या होता है दो उच्च चक्रण Fe सेकंड परमाणु होते हैं। हाई स्पिन Fe सेकंड किस में होता है डीऑक्सी में। लेकिन ऑक्सी में क्या होता है दो Fe थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया चेंज हो गया। और जो O2 है वो कैसे बाइंड होता है इसमें परऑक्साइड के रूप में बंदी होती है। तो क्वेश्चन पूछे कि डीऑक्सी हेमरिथ्रिन में आयरन का चक्रण कैसा है, तो हाई स्पिन ऑक्सीजन स्टेट +2। वैसे ही ऑक्सी हेमरिथ्रिन में जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। ठीक है, याद रहेगा। चलो, Fe की कमी के कारण क्या होता है हमारा एनीमिया। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में, बहुत बार पूछा गया है। तो किसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है Fe। ठीक है, और एनीमिया Fe की कमी में मतलब Hb की कमी हो जाती है। हीमोसाइड्रोसिस एक बीमारी है जिसमें लोहे का तत्व का अधिक जमा हो जाता है। और हीमोक्रोमेटोसिस भी एक है जिसमें यकृत प्लीहा और अग्नाशय में क्या हो जाता है Fe का जमा हो जाता है। नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम, इंपॉर्टेंट। सोडियम कहाँ पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर, जैसे रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं के आसपास का अंतरालीय द्रव। ठीक है, किस में यूज होता है तंत्रिका संकेतों में, कोशिका झिल्लिका में जल के बराबर, याद रखने वाली चीज़ नहीं है। पोटेशियम कहाँ होता है कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता पर घटित होता है। सोडियम कहाँ होगा रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं के आसपास मतलब बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, ज़्यादा कहाँ पे होता है ये बॉडी फ्लूइड्स में। और जो पोटेशियम है वो ज़्यादा कहाँ होता है हमारे ब्लड सेल्स में। ठीक है, दो चीज़ याद रहेगी। मतलब जो इनसाइड द सेल है उसमें कौन पाया जाता है हमारा पोटेशियम, और आउटसाइड द सेल्स है उसमें कौन पाया जाता है हमारा सोडियम। पोटेशियम की भूमिका है एंजाइम को सक्रिय करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन करके का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें से भी ये याद रखना है कि 2K+ कोशिकाओं में प्रवेश करता है और 3Na+ कोशिकाओं से बाहर निकलता है। सोडियम पोटेशियम पंप में से आपको ये याद रखना, बाकी समझने वाली चीज़। ठीक है, तो बस मैंने यही बताया कि इनसाइड द सेल ज़्यादा कौन होता है K+ और आउटसाइड द सेल कौन होता है सोडियम। चलो नेक्स्ट है तांबा कॉपर, अगेन इम्पॉर्टेंट। मानव शरीर में Fe और जिंक के बाद तीसरी सबसे बड़ी धातु है, याद नहीं रखना है। अधिक मात्रा में क्या होता है विषैला होता है, याद रखना है। कहाँ पे अवशोषित होता है इंटेस्टाइन में, और कहाँ तक लेके जाया जाता है लीवर तक लेके जाया जाता है। किसके रूप में काम करता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इलास्टिन और कोलेजन के निर्माण में क्या करता है ये मदद करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है इलास्टिन और कोलेजन के रूप में के निर्माण में कौन मदद करता है, तो कौन मदद करता है हमारा कॉपर, जिससे यह घाव बढ़ने के लिए आवश्यक हो जाता है। तो घाव बढ़ने में कौन काम आते हैं हमारे इलास्टिन और कोलेजन, और उसमें कौन होता है हमारा कॉपर। ठीक है, कॉपर कम हो गया हमारे शरीर में तो क्या होगा जो लीवर में संग्रहित आयरन है उपयोग का लीवर में संग्रहित आयरन का उपयोग करने में असमर्थता होती है। मान लीजिए ये लीवर है, यहाँ पे कौन डिपॉजिट है हमारा आयरन, आयरन डिपॉजिट है। लेकिन अगर कॉपर की कमी आ जाएगी हमारे शरीर में तो ये जो लीवर है वो आयरन का क्या नहीं कर पाएगा उपयोग नहीं कर पाएगा, और हमको अभी पढ़ा ऊपर हमने, और फिर आयरन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है रक्ताल्पता एनीमिया रक्त। ठीक है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है हमारी रक्त एनीमिया। ठीक है, याद रहेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है जिसमें क्या पाया जाता है तांबा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है सेरुलोप्लाज्मिन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी याद करने के लिए नहीं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो कॉमन टर्म है जो पूछी जाती है आपकी। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम है टायरोसिनेज, किस में हेल्प करता है ये त्वचा रंजकता स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो स्किन पिगमेंटेशन का नाम आते ही क्या समझ में सबसे पहले आना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं हम कॉपर की। रक्त त्वचा रंजकता में स्किन पिगमेंटेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है टायरोसिनेज, और टायरोसिनेज में कौन होता है हमारा कॉपर। दूसरा है सेरुलोप्लाज्मिन, किस में हेल्प करता है ये एफी चयापचय में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन सा रोग है विल्सन रोग, कौन सा रोग है विल्सन डिजीज। क्या होता है
सेरुलोप्लाज्मिन की वंशानुगत कमी से। अगर किसी में सेरुलोप्लाज्मिन की कमी है तो मतलब किस रोग से पीड़ित है, वो विल्सन रोग से पीड़ित है। कमी से यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क में किसका, सीयू का संचयन होने लगता है। अभी देखिए सेरुलोप्लाज्मिन क्या हो गया हमारा, कम हो गया, तो कॉपर की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और कॉपर की अधिक मात्रा मैंने कहा था अभी ऊपर विषैली होती है, इसी की वजह से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग होता है। ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन इंपॉर्टेंट, यह स्पष्ट रूप से फेरेटिन से ट्रांसफरिन में लोहे के स्थानांतरण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब Fe+2 को एक तो किस में कन्वर्ट करता है, ये Fe3 में। फेरेटिन से ट्रांसफरिन में लोहे के स्थानांतरण में ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभाता है। वही बोल रहा हूँ कि Fe2 को किस में ऑक्सीडाइज करता है, Fe3 में। इसका उपचार कैसे, अगर कॉपर की अधिकता हो जाए हमारे शरीर में तो हम किलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, EDT या फिर पेनिसिलामाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है मैनकेज डिजीज़। ठीक है, खराब आंत्र, मतलब कॉपर अवशोषित नहीं कर पाता है, आनुवंशिक विकार है, बालों का रंग उड़ जाता है, फिर बाल टेढ़े हो जाते हैं। किसमें, मैनकेज में। देखिए विल्सन में क्या हो रहा है, कॉपर का अधिक हो रहा है, और मैनके में क्या हो रहा है, कॉपर का डिक्रीज, कॉपर कम हो रहा है। तो मैनके में कॉपर कम, विल्सन में कॉपर ज़्यादा। तांबे की कमी के कारण क्या हो जाता है, हड्डियों का विखनिजीकरण, डिमिनरलाइजेशन हो जाता है हड्डियों का, या त्वचा का क्या हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन। स्किन्स क्या हो जाती है, हाइपोपिगमेंटेशन का शिकार हो जाती है, मतलब त्वचा का रंग क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। किसकी वजह से, तांबे की कमी के कारण। तो याद रखना ये कि स्किन पिगमेंटेशन का नाम आएगा, किसका नाम याद आएगा, कॉपर का। एक एंजाइम है हीमोसाइनिन, तांबायुक्त प्रोटीन है, अकेशों की प्रणालियों में ऑक्सीजन वाहक है, किसके रूप में काम आता है, ऑक्सीजन वाहक, जो हमारे वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये एक गैर हीम प्रोटीन है, ये भी याद रखना है। इसमें कितने अणु होते हैं, 2 कॉपर सेकेंड आयन होते हैं, और अणु की प्रकृति कैसी होती है, प्रति चुंबकीय। ठीक है, चलिए वापस से दो हो गए, तो क्या हो गया, हीमोसाइनिन और एक डीऑक्सीनेटेड हीमोसाइनिन। तो ऑक्सीनेटेड हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और डीऑक्सीनेटेड में जो कॉपर है वो किस में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, ब्लू प्रोटीन्स, इसमें भी क्या होते हैं, कॉपर होते हैं, किसमें हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में। ठीक है, ये याद रखना। प्लास्टोसाइनिन एक और इम्पोर्टेंट कॉपर का एग्जाम्पल है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एक परमाणु होता है, अनुभार याद करने की जरूरत नहीं है। एजुरिन, इसमें किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, एक कॉपर होता है। तो ये एंजाइम्स के नाम है जिनमें कॉपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनुष्यों में सभी बढ़ते ऊतकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, किस किस में पाया जाता है, विटामिन B12 एंड कोएंजाइम B12 में मौजूद होता है, याद रखना है। हाँ, कोबाल्ट थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन बनाने के लिए एक आवश्यक सहकारक है। मान लो एक थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन किसका निर्माण करता है, थायरॉक्सिन, और इस थायराइड हार्मोन में कौन प्रेजेंट होता है, हमारा कोबाल्ट मौजूद होता है। शरीर का अधिकांश कोबाल्ट कहाँ पे होता है, लिवर में जमा होता है। विटामिन B12 की कमी से मनुष्यों में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना भी, ऊपर आरपीएससी ने पूछ रखा है कि किसकी कमी से एनीमिया होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ये स्ट्रक्चर है आपका। देखिए विटामिन B12 में जो कोबाल्ट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3। इंपॉर्टेंट याद रखना है। सेम पोरफायरिन रिंग आएगी, कोरिन रिंग, कौन सी रिंग है यहाँ पे, कोरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग नहीं है, कौन सी रिंग है, कोरिन रिंग, जिसमें के चारों एन परमाणु से समन्वित होते हैं। ठीक है, देखो क्या आ गया, कोरिन रिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा विटामिन B12 में कौन सी रिंग होती है, तो क्लोरीन दे देगा, पोरफायरिन दे देगा, कोरिन दे देगा। अभी हमने पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें तो कौन सी होती है, पोरफायरिन। फिर मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए पढ़ा था, उसमें कौन सी होती है हमारी, क्लोरीन। और एक ही नया है हमारा विटामिन B12, इसमें कौन सी होती है, कोरिन। यह एक संशोधित पोरफायरिन वाला, याद नहीं रखना है, जिसमें 2 पायरल क्लोराइड। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये ऐसे बंधा हुआ है, ये भी ऐसे बंधा हुआ है, और ये भी ऐसे बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीधा होता है, एक कार्बन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसलिए इस रिंग को क्या बोलते हैं, कोरिन रिंग बोलते हैं। तुलना में एक कम क्या होता है, यहाँ पे एक कम CH सेतु होता है। तो विटामिन B12 में कौन सी रिंग होती है, कोरिन रिंग होती है। 5 व 6ठे स्थान पर वही इमिडाइल नाइट्रोजन और एक साइनाइड आयन होता है। देखिए
ये तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये 5 में भी कौन लगा हुआ है हमारा? 5 में भी कौन लगाता है? इमिडाजोल हमारा प्रोटीन लगा होता है। और जो छठा है आर, आर क्या है देखिए, आर अगर क्या होगा, डी ऑक्सी एडेनोसिल कार्बोनिल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम B12। अगर आर की जगह 6 पोजीशन पे क्या जुड़ा हो? डी ऑक्सी एडेनोसिल कोबालामिन, तो उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम B12। लेकिन अगर जैसे CN- जुड़ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B12। इंपॉर्टेंट, कोएंजाइम B12 और विटामिन B12 में अंतर क्या है? विटामिन में कौन होता है? CN। कोएंजाइम B12 में कौन होता है? एडोसिन डी ऑक्सी एडेनोसिल कोबालामिन। ठीक है, जी में साइनाइड आयन मौजूद नहीं होता। और छठे स्थान पर कौन होता है? लूजली रूप से बंद पानी का अणु बंधा होता है। साइनाइड अपन को पता है घातक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है? एक तो कोरिन रिंग पाई जाती है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। पांचवा किससे बंधा होता है? इमिडाजोल नाइट्रोजन से बंधा होता है। और इसमें कौन होता है? हमारा साइनाइड होता है। बीमारी का नाम है पॉलीसिथीमिया। क्या नाम है बीमारी का? नाम पॉलीसिथीमिया। किसकी वजह से होता है? कोबाल्ट की अधिकता के कारण होता है। कारण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स है हमारी, वो क्या हो जाती है? उनकी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट अधिक हो जाता है। तांबे की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं के उद्गम में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो हमको पता है, एक तो याद रखना है विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। और उसका कैसे पता चलेगा कि तांबे की कमी हो गई? तांबे की कमी हो गई तो जो आरबीसी बननी है वो भी कम हो जाएगी। आरबीसी बननी कम हो जाएगी तो जो हमारा विटामिन B12 है वो भी कम हो जाएगा। और विटामिन B12 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा शरीर में एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। किसमें प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजिनेस। मैंने बताया था जब आयरन पढ़ रहे थे, किसका घटक है? नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस का जो N2 को किस में मदद करता है? कन्वर्ट करने में, अमोनिया। ठीक है, N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया, N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया, इसमें कौन यूज आता है? हमारा मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम में मौजूद होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो किसमें इंपॉर्टेंट? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन इंपॉर्टेंट है? मोलिब्डेनम। चलिए एक टेबल है, यहाँ पे तत्व हैं, इनकी कमी की वजह से क्या होता है और इनकी अधिकता की वजह से क्या होता है। इसमें से मेन मेन आप याद कर सकते हैं। विल्सन्स रोग आपको पढ़ा है, फ्लोरोसिस, वनमाला, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तांबा, फ्लोरीन और आयोडीन मेन मेन है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है। हाइपर कैल्शियमिया है, कैंसर से होने वाली बीमारी के कारण हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम की तेजी से हानि होती है। साइड्रोसिस में क्या होता है? लोह तत्व के अधिक सेवन से ज़्यादा आयरन जमा हो गया तो कौन सी बीमारी होती है? साइड्रोसिस। हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, शीशे के हानिकारक प्रभाव, शीशा, लेड, पीबी, क्या होता है? एंजाइमों के ऑक्सो समूह के साथ संकुल बनाने की एक मजबूत बंधुता होती है और यह हीम संश्लेषण, पॉर्फरिन चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में संतुलन को बाधित करता है। तो किस किस में बाधित करता है ये? जो भी हमारा मेटल एंजाइम है, जो किसकी हेल्प करता है? O2 ट्रांसपोर्टेशन। जो किसमें भाग करता है? O2 ट्रांसपोर्टेशन में। उन सभी में बाधा उत्पन्न करता है हमारा सीसा। सीसा एंजाइमों के ऑक्सीजन समूह के संकुल बनाने की एक मजबूत बंधुता होती है। देखिए, ये Fe था और हमारा मान लीजिए पॉर्फायरिन है। ये किससे बनाता है? O2 से बनाता है। तो ये क्या करता है? O2 को हटा के कहा जाता है खुद जुड़ जाता है, क्योंकि इसकी जो संकुल बनाने की जो है क्या होती है? मजबूत होती है। संकुल या फिर बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है। उस वजह से ये हिम संश्लेषण, पॉर्फायरिन चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के सब चरणों क्या करता है? बाधित करता है। ठीक है, कौन करता है? लैड करता है। कैडमियम अत्यंत विषैला होता है, हमने पढ़ा ही है। कहाँ पाया जाता है? गुर्दे और यकृत में पाया जाता है। यह जिंक को विस्थापित करके जिंक एंजाइम की क्रिया को भी बाधित करता है। तो जिंक को कौन रिप्लेस करता है? हमारा कैडमियम। ठीक है, याद रहेगा। जस्ता, प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंक किस में काम आता है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म की जब भी बात आएगी किसका नाम याद आना चाहिए? जिंक। जिंक की कमी के लक्षण, बच्चों का कम विकास, रिटार्डेड ग्रोथ, कम मानसिक मंदता, मेंटली डिसऑर्डर्शन, घाव को धीमा बढ़ना, हमारा जो घाव है वो कम धीमा बढ़ता है, या फिर बार बार संक्रमित होना। ये किसका है? जस्ता। ठीक है, तो ये पूरा आपके किसका था? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से देखिए अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए
यहाँ से स्टार्ट करें। किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया होता है? सीधा आंसर विटामिन B12 पढ़ के आए। मांसपेशियों के ऊतकों में ऑक्सीजन भंडारण नाम पढ़ना है। ऑक्सीजन भंडारण सीधा आंसर क्या आना चाहिए? मायोग्लोबिन। पीने के पानी के में ये थोड़ा अलग है, तो इसमें आपको क्या रखना है? मिथेमोग्लोबिन। जो हमारा नाइट्रेट है NO3 माइनस आ जाता है मान लो, उसके वजह से कौन सी बीमारी होती है हमारी? मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, विल्सन रोग देखना ही नहीं है कुछ, सीधा आंसर क्या आएगा? कॉपर। वापस से मिथेमोग्लोबिन या नाइट्रेट। किस एंजाइम की कमी से एनीमिया होता है? विटामिन B12। देखिए सेम क्वेश्चन बार बार पूछें, चेंज ही नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पौधों में नाइट्रोजन अपचय? किसमें? पौधों में नाइट्रोजन। देखिए मैग्नीज नहीं करता है, बोरोन नहीं करता है, मॉलिब्डेनम नहीं करता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम आएगा पक्का, सोचो। नाइट्रोजन चयापचय मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। N2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH3 में। पढ़ के आए हैं नाइट्रोजिनेज मॉलिब्डेनम, पढ़ के आए हैं ना? नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन होता है? मॉलिब्डेनम। क्लोरोफिल में कौन मौजूद होता है? देखिए मैंने कहा था आपको, इरिटे नहीं होता, क्रिप्टेंट्स नहीं होता। अब देखिए कोरिन रिंग, कोरिन रिंग किस में होता है? विटामिन B12 में। और मैंने कहा था क्लोरोफिल में या तो पोरफायरिन देगा या फिर कौन सी रिंग देगा? क्लोरीन। गलती मत करना, एक होता है क्लोरीन, एक होता है कोरिन। तो कोरिन है विटामिन B12 में, क्लोरीन किस में है? क्लोरोफिल में। बस इसी क्वेश्चन है, हो गया। क्या है? क्लोरोफिल में। अरे भगवान क्या क्वेश्चन पूछे थे? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ऑक्सीहीमोग्लोबिन पूछ लिया। कौन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन? Fe होता है। ऑक्सीजन स्टेट गलत दे रखी है, +3 की जगह आना चाहिए यहाँ पे +2 आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में कैल्शियम की भूमिका नहीं है? किसकी? कैल्शियम की। पढ़ के आए अपन, रक्त का थन्ना पढ़ के आए हैं, मांसपेशियों की संकुचन पढ़ के आए, हृदय की धड़कन पढ़ के आए। ऑक्सीजन का परिवहन और भंडारण कौन नहीं करता है? कैल्शियम नहीं करता है। इसमें कौन आएगा? कौन करता है? आयरन। ये देखिए पूछ लिया। कार्बोक्सिलेम किसके कारण बनता है? पढ़ के आए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस शीट से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। विटामिन B12 में कौन मौजूद होता है? पढ़ के आए, कोबाल्ट। कोशिका की भित्ति और हड्डियों और कुछ सब कवचों में हड्डी का नाम आते ही कौन आ जाएगा आपका? कैल्शियम। रक्त में थक्का जमना पढ़ के आए हैं, कैल्शियम। जम के आए, पढ़ के आए ना अपन। अब देखिए इसमें दो एग्जाम्पल है, कॉपर भी है और एक कैल्शियम भी है। अभी अपन ने नीचे पढ़ा था शायद, नीचे देखिए, आप इसका आंसर खुद बताएंगे कि क्या आना चाहिए इसमें। सेकंड ऑप्शन आएगा कि थर्ड ऑप्शन आएगा? ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वापस से वो सवाल पूछा है तो क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। विटामिन B12 नाम सीधे कोबाल्ट। लाल रक्त कोशिकाओं के विकास और परिपक्वता में हस्तक्षेप करती है। तो अभी देखो मैंने बोला था आपको, पढ़ के आया ना नीचे, पारा। RBC का फॉर्मेशन कब होगा? जब ढंग से कौन वर्क करेगा हमारा? कोबाल्ट वाला। और उसमें कौन बाधा उत्पन्न करता है? हमारा पारा। ठीक है, याद रहेगा। कैल्शियम निम्नलिखित में से किस में भूमिका निभाते हैं? पढ़ के आए हम, किस में करता है? रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से वह कौन सा जिसकी कमी से घातक एनीमिया होता है? एनीमिया किस वजह से होता है? अभी पढ़ा हमने, कोबालामिन। साइनो कोबालामिन को क्या बोलते हैं? विटामिन B12 बोलते हैं ना। ठीक है, और पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन के लिए मैं बाबा बोल रहा हूँ, कौन आ जाता है? कॉपर, स्किन पिगमेंटेशन में। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर के, बहुत इजी थे, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो भी इस शीट में दे रखा है उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा है उसको अच्छे से याद करिए। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, गलत नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन भी नहीं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा और इसी में से पूछेगा। तो अच्छे से पढ़िए और PDF डाउनलोड करके प्रिंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।